नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हरियाणा में कुछ ही देर में वोटिंग खत्म हो जाएगी और प्रत्याशियों की किस्मत पर फैसला जनता कर देगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र का सियासी मैदान दंगल के लिए तैयार है। भले ही महाराष्ट्र में तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन चुनावी पिच पर जोर आजमाइश का खेल शुरू हो चुका है। नए नए मुद्दों को हवा दी जा रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। वहीं सीट और जाति के समीकरण को लेकर मंथन चल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ही महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे। नवरात्र के दौरान हुए पीएम के इस दौरे में भक्ति का रंग भी देखने को मिला। वाशिम में पीएम मोदी मां जगदम्बा के दर पर पहुंचे, मां का आशीर्वाद लिया तो वहीं नगाड़ा भी बजाया, जिसके बाद महाराष्ट्र की जनता को तोहफों की सौगात दी। तो उधर राहुल गांधी एक बार फिर से संविधान के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के सियासी मैदान पर उतरे। शिवाजी की विचारधारा को लेकर बीजेपी पर हमला किया। महाराष्ट्र में मचे इसी सियासी खेल को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों की मौजूदगी है, लेकिन उसके पहले दिखा देते हैं आपको ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासी पिच तैयार हो चुकी है। सीटों को लेकर मंथन चल रहा है, तो जनता के बीच नेताओं ने रैलियां भी शुरू कर दी हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर महाराष्ट्र के दौरे पर थे, जहां भक्ति के साथ शक्ति की तस्वीरें भी देखने को मिली। पीएम मोदी वाशिम में मां जगदम्बा के मंदिर में हाजिरी लगाने पहुंचे, पूजा अर्चना की, नगाड़ा बजाया और मां का आशीर्वाद लिया। अपने इस दौरे में पीएम महाराष्ट्र की जनता के लिए तोहफों की सौगात भी लेकर आए थे। जनता के बीच जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो वादों का पिटारा खोला, महायुति सरकार के फायदे गिनाए, तो वहीं कांग्रेस और विपक्ष पर हमलों की किस्त जारी की। कांग्रेस की नीतियों ने इस समाज को मुख्य धारा से काट कर रखा। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी पर जिस परिवार ने कब्जा किया, उसकी सोच शुरू से ही विदेशी रही है। अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही ये कांग्रेसी परिवार भी दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को अपने बराबर नहीं मानते। इन्हें लगता है भारत पर एक परिवार की ही हुकूमत रहनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज उन्हें ये हक देकर गए थे। खबरों में देखा होगा, अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। और देखिए दुख की बात, इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना कौन निकला? कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। उधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचे, संविधान सभा में शामिल हुए, शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मुद्दे पर बीजेपी पर तंज किया। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूटकर गिर गई। नियत गलत थी। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। अगर आप शिवाजी महाराज की बात करो, अगर आप उनकी मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ो, तो फिर आपको इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है। ये मत सोचिए कि भैया ये नई लड़ाई चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नहीं है। नहीं है। ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है और वही विचारधारा की लड़ाई है जिससे शिवाजी लड़े थे, शिवाजी महाराज लड़े थे। उसी के खिलाफ, उसी विचारधारा के साथ आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। चुनाव आयोग महाराष्ट्र में चुनाव की समीक्षा कर चुका है, जिसके बाद 26 नवंबर से पहले चुनाव कराने की बात कही है और इस महीने तारीखों के ऐलान की संभावना है। यही वजह है कि हर पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। गठबंधन को लेकर खींचतान चल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। आज तक ब्यूरो।
तो महाराष्ट्र की सियासत को लेकर बहुतेरे सवाल हैं, उसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजना घड़ी जी हमारे साथ स्पोक्स पर्सन शिवसेना उद्धव गुट से मौजूद हैं। गुलाब चंद दुबे जी शिंदे सेना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी स्पोक्स पर्सन एनसीपी अजित पवार गुट से हैं। महेश चव्हाण जी एनसीपी शरद पवार गुट से हमारे साथ हैं। स्टूडियो में आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद अग्निहोत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं और साथ ही मौजूद हैं प्रोफेसर संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये जो ताबड़तोड़ हमले राहुल गांधी की ओर से किए गए हैं, एक तरफ संविधान दिखाकर वो बता रहे हैं कि शिवाजी की मूर्ति लगाने से कुछ नहीं होता, उनकी विचारधारा को फॉलो कीजिए, और अगर मूर्ति गिरी, वो टूटी, तो उसके लिए आप ही लोग जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने एक कड़ा और बड़ा मैसेज देने का काम बीजेपी को किया है। उनके आरोपों पर जवाब शहजाद जी। सबसे पहले तो राहुल गांधी को बता दें कि वो शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज, इस प्रकार से ही उनका नाम लिया जा सकता है। वो कोई राहुल गांधी के मित्र नहीं है या राहुल गांधी के परिवार से नहीं है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में कम से कम वो ना बोले। जब जॉर्ज के क्रॉस को उखाड़ कर नेवल एनसाइन पर छत्रपति शिवाजी महाराज के नेवल साइन को लगाया गया तो कांग्रेसियों ने उसका विरोध किया। जब औरंगाबाद का नाम बदला गया, उस्मानाबाद का नाम बदला गया, जब अहिल्या नगर रखा गया, अहिल्याबाई के नाम पर रखा गया नाम को, तो तब कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। और आज ही की मराठी चैनलों में न्यूज है कि शरद पवार जी ने कहा है अपने मुस्लिम कार्यकर्ताओं से कि हम औरंगाबाद और अहमदनगर का नाम फिर से बदल देंगे। ये कम से कम ये लोग मना बताए जिन्होंने मध्य प्रदेश में जेसीबी लगाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैच्यू को तोड़ने का काम किया, और कर्नाटका में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का विरोध किया, ये कम से कम मुझे ना बताए। आज देखिए बात बिल्कुल साफ है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम वी से विकास की, वी से विरासत की, और वी से किस प्रकार से हमारे महाराष्ट्र को विजन देकर आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और वह से वेलफेयर की बात कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र में मैं केवल 10 सेकंड लेकर आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। 16 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी महाराष्ट्र की 2014 में। जब इनको उखाड़ के फेंका तो आज 35 लाख करोड़ की इकोनॉमी से ज्यादा बन चुकी है। मतलब कि हम लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी बड़े बन चुके हैं। महाराष्ट्र एक इकलौता राज्य। हम लोगों ने जिस प्रकार से कोस्टल रोड, अटल सेतु हो, मुंबई की मेट्रो हो, अन्य जगहों पर मेट्रो हो, ये विकास के कार्य किए। आज 2.5 करोड़ बहनाओं को हमारे 1500 रुपए प्रति माह मिल रहा है। आज हमारे 71 लाख टॉयलेट बने, 15 लाख घरों में बिजली पहुंची, 1 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 3 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट, 2.5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के लाभ दिए हैं। ये हमारा काम है। और आखिर में विरासत के नाम पर हमने जिस प्रकार से महाराष्ट्र के लिए मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड किया, इसका भी विरोध किया गया। और दूसरी तरफ इनका वी से क्या है? वी से केवल वोट के लिए, वोट जज्बा इस प्रकार से लाना कि 10 सेकंड और लूंगा। गुंडूराव ने कहा है, 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। गुंडूराव ने कहा है वोट जज्बा के लिए कि सावरकर जी फंडामेंटलिस्ट थे और जिन्ना फंडामेंटलिस्ट नहीं थे। मतलब कि एक वोट बैंक को साधने के लिए किस प्रकार से विरासत के लिए किए गए कामों का विरोध करना और जिन्ना को ले आना, जिन्ना का महिमा मंडन करना और सावरकर जी का अपमान करना। पहले मैं चाहता हूं कि बताए कि सावरकर जी को फंडामेंटलिस्ट कहने वाले लोगों के नरेंद्र मोदी ने भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं तमाम मुद्दों को लेकर। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमेशा विदेशी सोच को लेकर आगे बढ़ती रही है, महाराष्ट्र में भी वही काम कर रही है। और साथ ही शहजाद ने जो आरोप लगाए हैं उस पर भी जवाब दीजिए आप। जिस तरह से सभी योजनाएं बताई, वो योजनाएं कितनी खोखली है ये बताना चाहूंगी मैं यहाँ पे। आयुष्मान कार्ड तो बांटे गए, लेकिन जब लोग उपचार के लिए अस्पताल में जाते हैं तो वहां पे उतनी सुविधा उनको नहीं मिलती है और आयुष्मान कार्ड का उनको कोई उपयोग नहीं हो रहा है। बीज कनेक्शन बिजली के दिए गए, लेकिन बीज कनेक्शन देने के बाद उसके बिल्स कैसे भरे, ये इतने भारी बिल, ये प्रश्न चिन्ह लोगों के सामने है। किसानों को रात को बिजली मुफ्त दी जा रही है, रात को क्या खेत में करेंगे किसान, ये प्रश्न महाराष्ट्र के किसानों ने पूछ रहे हैं। उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन आ गया, लेकिन गैस सिलेंडर के भाव चौगुना हो गए अभी, और वो कैसे गैस सिलेंडर पे बैठ के चूल्हे पे खाना पकाने की व्यवस्था करनी पड़ रही है महाराष्ट्र में महिलाओं के। तो इतने योजना बता के आपका कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा आज जो आपने ये विषय है कि मोदी जी सब मंदिर में घूम रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी महाराष्ट्र में आके आप सब मंदिरों में घूम रहे हैं। आप जिस तरह से विकास, खोखले विकास की बात कर रही है, ये महाराष्ट्र की दिशा भूल करने की व्यवस्था है।
क्योंकि अगर सचमुच 2014 से लेके आज तक विकास हुआ होता तो 1500 रुपए की मुफ्त योजना यही भाषण मोदी जी के पुराने हैं कि मुफ्त देना यानी भीख देना और व्यवस्था को लोगों को किसी तरह से भिखारी बना देने की व्यवस्था है। और ये कहीं यही काम मोदी जी के पास से हो रहा है। अगर उनको उद्योग मिलता, अगर उनको रोजगार मिलते तो आज उनको ये 1500 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ती। हम कहते हैं कि मछली मत परोसो, क्योंकि आप मछली रोज नहीं परस सकते, या जो भी खाना है मछली बोलोगी तो उससे और वाद विवाद शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को बिरयानी, वेज बिरयानी भी रोज नहीं दे सकते उनको। जो बातें आपने कही है मैं लौटूंगी, महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही जा रही है, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। ठीक है संजना जी, मैं लौट रही हूं, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास आना है, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। शिवाजी महाराज को लेकर जो राहुल गांधी की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया गया, अब उसका पलटवार बीजेपी की ओर से किया गया है। शिवाजी को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। देवेंद्र फडणवीस की ओर से कहा गया है कि नेहरू ने अपनी किताब में किया शिवाजी का अपमान, राहुल गांधी पहले इस पूरे मामले में माफी मांगे, ये कहा है देवेंद्र फडणवीस ने। शिवाजी को लेकर फडणवीस का ये राहुल गांधी पर हमला सामने आया है, क्या कुछ कहा गया है उनकी ओर से, सुनिए। आज राहुल गांधी कोल्हापूरला आले होते, त्यांना देखील छत्रपती शिवरायांची आठवण आली। मी त्यांना एवढंच सांगू इच्छितो, राहुल गांधीजी छत्रपती शिवरायांवर बोलायचं असेल तर पहिल्यांदा पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी छत्रपती शिवरायांचा अपमान करणारं पुस्तक लिहिलंय, त्या पुस्तकाबद्दल तमाम शिवप्रेमींची माफी मागा आणि त्यानंतर छत्रपती शिवरायांवर बोलण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे। अरे मोदीजींनी तर आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात ही छत्रपती शिवरायांचं नमन करून केलेली आहे आणि सुरतमध्ये देखील छत्रपती शिवरायांचा पुतळा लावणारे नरेंद्र मोदीजी आहेत। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे। आशुतोष जी, मैं चाहूंगी इस पर आपकी टिप्पणी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। उन्होंने कहा है कि नेहरू की किताब में शिवाजी का अपमान किया गया है, पहले इसके लिए राहुल गांधी माफी मांगे। किताब उद्धृत कर देना चाहिए था उनको, कौन सी किताब में किस पेज पे किस पृष्ठ पे क्या लिखा हुआ है। अब मेरी तो जानकारी में नहीं है, जाहिर सी बात है फडणवीस साहब के पास जानकारी में होगा, इसलिए जरूर बात कर रहा हूं। देखिए महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो इस बात पर आधारित होगा कि आज पिछले सालों में महाराष्ट्र की सरकार ने कितना काम किया है। महाराष्ट्र का चुनाव इस पे तय नहीं होगा कि शिवाजी के बारे में नेहरू जी ने क्या कहा या कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है अगर महाराष्ट्र में सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा हो रहा होता तो लोकसभा के चुनाव में इतनी बुरी गति नहीं होती। महाराष्ट्र में अगर सब कुछ ठीक हो रहा होगा तो सीएसडीएस का सर्वे ये नहीं कहता कि राहुल गांधी महाराष्ट्र के अंदर नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर है। तो वहां की सरकार को यह जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्या डिलीवर किया है। अगर वो इस तरीके से सवाल खड़े करेंगे तो राहुल गांधी को बड़ा करने की कोशिश करो। और मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि जितना राहुल गांधी पर हमला भारतीय जनता पार्टी करेगी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी बड़े नहीं हैं और बड़ा करने की कोशिश लगातार उनको बड़ा करने की कोशिश कर रही है। वो एलओपी है, देखिए संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके 99 सीटों वाली पार्टी आप कह रहे हैं बड़े नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी लाटकी बहना के बारे में बातचीत करे ना, भाई हम इतने पैसे दे रहे हैं वहां की महिलाओं के लिए, हम महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो ये ज्यादा बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार के बारे में देगा या फिर ये करेगा। मैं बार बार कहता हूं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी एजेंडा सेट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उस पर रिएक्ट करती है, जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी और गलती है। संगीत रागी जी, इस पे आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं जा रही हूं। मैं एक टिप्पणी पहले सबसे हो जाए। आशुतोष की बात से कभी सहमत नहीं होता था, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं। राहुल गांधी जैसे व्यक्तित्व को बहुत बड़ा करने की कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी वाकई ऐसा कह करके और भारतीय जनता पार्टी यदि रिएक्ट करती है तो उसको वो एजेंडा सेट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उस पर रिएक्ट। और यदि आप चुनाव के परिणाम देखेंगे तो जो पार्टी एजेंडा सेट करती है वो पार्टी चुनाव जीतती है, जो पार्टी एजेंडे पर रिएक्ट करती है वो पार्टी चुनाव हारती है। तो राहुल गांधी एजेंडा सेट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अपनी बेतुकी बातें से, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो बेतुकी बातें कह रहे हैं। उनको राहुल गांधी को, पहली बात तो मैं बहुत गंभीरता से कह दूं, राहुल गांधी को संविधान का एबीसीडी मालूम नहीं होगा, संविधान उन्होंने पढ़ा तक नहीं होगा। ये मैं पूरे दूसरी बात 52 से 99 लेकर पहुंच गए और अभी भी आप लोग उसी पर अटके हुए हैं कि उनको संविधान का ये भी नहीं पता होगा। मैंने कहा ना, ये बता करके पूरे देश से झूठ बोल करके कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, जबकि किसी ने नहीं बोला, ये चल गया सिक्का। दूसरी बात, जिस शिवाजी के बारे में बात करते हैं उनको कहा जाता है हिंदू पदपादशाही,
भारत के पूरी इतिहास में अकेला वो एक आख्यान है जिसमें हिंदू राज्य की बात की गई है। वरना भारत के यहाँ हिंदू राष्ट्र जरूर रहा है, लेकिन हिंदू राज्य कहीं नहीं रहा है। थियोक्रेटिक स्टेट पहली बार जो है वो शिवाजी के समय ही स्थापना हुई, उससे पहले नहीं हुई। और महाराष्ट्र के अंदर जो सावरकर थे वो तो थियोक्रेटिक स्टेट की बात करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है थियोक्रेटिक स्टेट के बारे में कभी बात नहीं करता था। तो राहुल गांधी को वाकई यदि शिवाजी की बात कर रहे हैं तो हिंदुत्व के एजेंडे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। भारत को क्या राहुल गांधी इस बात से सहमत है हिंदू महासभा से कि भारत को एक थियोक्रेटिक हिंदू स्टेट बना दिया जाए? मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। अज्ञानता में अब कोई विचित्र अपना कपड़ा फाड़े तो कोई स्टेट के साथ हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस चाहती है कि हिंदू भारत जो है वो एक थियोक्रेटिक स्टेट हो जाए? देखिए जैसा इन्होंने, क्योंकि ये जो इतिहास की व्याख्या कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, अनर्गल है और इसका कोई अर्थ ही नहीं है। देखिए मुझे अपनी बात कह लेने दीजिएगा। मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए प्लीज। देखिए, न तो मैंने कोई अनर्गल बात कही, न तो तथ्य से परे बात कही। रहा तक रही मेरी बात, मैं चाहता हूं कि भारत को हिंदू स्टेट घोषित किया जाए, थियोक्रेटिक स्टेट। मैंने कहा, इन्होंने कहा कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहती है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है ये नहीं जाने। यदि इस देश के हिंदुओं की रक्षा करनी है, हिंदुओं के हित की रक्षा करनी है, तो इस देश को थियोक्रेटिक हिंदू बिना हिंदू मुसलमान के तो आपकी पॉलिटिक्स संगीत की आगे बढ़ती नहीं है। आपके पास राहुल गांधी ठीक है, बाकी बहुत सारे मेहमान उनकी टिप्पणी लेना जरूरी है। विदेशी ताकतों से सहायता ली जाती है, विदेशी ताकतों से सहायता ली जाती है। क्या आरएसएस इनकी बात से सहमत है? क्या आरएसएस संगीत रागी की बात से सहमत? अरे भाई, आरएसएस चाहते हैं? कोई आरएसएस नो, आप जो बात कह रहे हैं, क्या आरएसएस भारतीय जनता पार्टी संगीत रागी की इस बात से सहमत है कि वो भारत को एक थियोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते हैं? अब आप पूछिए अभी शहजाद पूनावाला, मैं चाहता हूं शहजाद पूनावाला से पूछिए क्या वो संगीत रागी जो आरएसएस के आदमी है वो इस बात से सहमत है? अब मुझे पता लगा कि कांग्रेस पार्टी के ये घोषित प्रवक्ता न होकर के भी कांग्रेस के प्रवक्ता की प्लीज। क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र के लिए? शहजाद जी मैं आ रही हूं, शुरू में एक एक टिप्पणी सभी लोगों की हो जाए, उसके बाद आप आराम से अपनी बात कहिएगा। राहुल गांधी क्या महाराष्ट्र के लिए एजेंडा सेट कर रहे हैं या अपनी ही बातों में वो फंस रहे हैं, जैसा कि संगीत रागी जी ने आरोप लगाए? देखिए, राहुल गांधी निश्चित रूप से महाराष्ट्र के चुनाव के मद्देनजर उन्होंने आज का कार्यक्रम रखा था कोल्हापुर में, जहां पर संविधान सम्मेलन उन्होंने आयोजित किया और शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। अब रही बात कि शिवाजी महाराज को राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं? भाई, एक जमाना था जब अंबेडकर पर पूरा संघ परिवार खिलाफ हुआ करता था। रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म जो है क्या स्वीकार किया कभी? लेकिन आज अंबेडकर को आप मानते हैं। रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पब्लिश नहीं हुआ है सर, आप ध्यान रखिएगा। रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म अभी भी अंबेडकर जी ने पब्लिश नहीं किया। हुआ है भाई, मैं लाके दिखा दूं आपको। नहीं मालूम क्या करिएगा उसके लिए? अंबेडकर साहब ने घर में किताब पढ़ी हुई है, किताब हमारे पास भी है, लोगों ने पब्लिश हुआ ना, कोई लेना देना नहीं है। अपनी बात तो क्या ऐसे ही जैसे ऐसे कांग्रेस पार्टी भी जो आइकॉन हिंदुत्व के हैं, चाहे वो शिवाजी महाराज हो या और इस तरह, उनको अपने तरफ लेने की कोशिश कर रही। महाराष्ट्र का चुनाव है और महाराष्ट्र के चुनाव में बिना शिवाजी की बात किए अब चुनाव ही नहीं वहां जा सकते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी ने आज शिवाजी की बात की और उन्होंने कहा कि शिवाजी जिन बातों में लड़े, भारतीय संविधान उन्हीं बातों की बात करता है और इसलिए वो संविधान को उन्होंने जोड़ दिया। अब रही बात ये, मैं एक बात से जरूर सहमत हूं आशुतोष की भी और रागी जी की भी, और दोनों इस पर कि भाई राहुल गांधी पर जितना हम हमला करेंगे उनका फायदा होगा। जैसे 2013-14 में नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलते थे, कांग्रेस पार्टी रिएक्ट करती थी और कांग्रेस पार्टी उनको रिडिक्यूल करने की कोशिश करती थी। सारे कांग्रेस के नेता, उसका फायदा किसको हुआ? लेकिन विरोध जी को हुआ। वो एलओपी हैं, इस देश के बड़े नेता हैं राहुल। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तीनों लोग बैठे हुए हैं और आप तीनों कह रहे हैं कि बीजेपी अगर हमला करेगी तो राहुल गांधी बड़े बन जाएंगे। तो वो लीडर ऑफ ओपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी के सबसे पॉपुलर चेहरे हैं, उनके पीछे पूरी कांग्रेस जाती है। अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं राहुल गांधी को उन पर हमला करके उनको बड़ा बना दिया गया? वो बड़े हैं नहीं, बड़े थे नहीं। मेरी पूरी बात तो सुनिए। देखिए, वो एलओपी हैं, ये बीजेपी को तय करना हमला करें न करें, हम तो अपना विश्लेषण रखेंगे। हम अपनी बात रखेंगे कि तो उनको तय करना है। लेकिन जैसे अब रागी जी ने कहा कि वो झूठ बोल के संविधान को पढ़ा नहीं,
अब झूठ बोला सच बोला अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम नेताओं ने ये बात कही थी कि 400 आ जाएंगे तो हम बदल देंगे संविधान, वो लल्लू सिंह हो चाहे वो कर्नाटक के एमपी हो, और उसका प्रतिकार जो है मोदी जी ने किया अपनी सभाओं से। लेकिन लोगों ने, जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया उन्होंने राहुल गांधी पर भरोसा किया, तो अब क्या लोगों को ही फांसी चढ़ा दीजिएगा? अब लोगों ने मान ली उनकी बात को, और बीजेपी के नेताओं की बात को शायद उतनी क्रेडिबिलिटी से नहीं माना उन्होंने। तो ये तो बीजेपी को आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि आखिर क्या बात थी कि संविधान वाली बात जो उनके तमाम सारे नेताओं ने कही उसको लोगों ने मान लिया। ठीक है, अब मैं बाकी लोगों के बाहर से जो लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों की बात हो जाएगी स्टूडियो में, बाकी लोग भी जरा बृजमोहन श्रीवास्तव जी। लखनऊ जो मांगने आए थे पैसे कि भाई राहुल गांधी ने कहा है कि जिस दिन चुनाव खत्म होगा अगले दिन आपको टकाटक आपको पैसे सरकार बनने पे कहा था भाई, ये थोड़े क्या बात कर रहे हैं? सरकार बिना बनाई टकाटक दे देंगे। आपने 15 लाख नहीं दिए सरकार बनने के बाद भी। बृजमोहन श्रीवास्तव जी प्लीज, जरा बाहर वाले मेहमान, वरना ऐसे ही रह जाएंगे आप तीनों लोगों के उसमें। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, मेरा ये सवाल है, राहुल गांधी जिस आक्रामक तरीके से इस वक्त आप लोगों के ऊपर हमलावर हैं, संविधान की प्रति वहां पर भी वो दिखा रहे हैं, लोकसभा जैसी मुश्किलें पैदा करेंगे आप लोगों के लिए? यहां से हमारे मेहमानों का यही आकलन है उनको लेकर। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने स्टूडियो के बाहर भी हम लोगों को देखा, धन्यवाद। देखिए, जहां तक आदरणीय राहुल गांधी जी की बात है, वो अपनी बात कह रहे हैं। हाँ। और हर नेता को, हर पार्टी के नेताओं को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। हम लोगों ने भी अपनी बात कहना शुरू की और हम लोग बहुत खुल के इस बात को कह रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महाराष्ट्र दौरा है, जिसमें वो बहुत सारी सौगात लेके महाराष्ट्र के लिए आए हैं और उससे उन्होंने सीधी तौर से एक संदेश दिया है कि महाराष्ट्र के प्रति वो कितना ध्यान रखते हैं या महाराष्ट्र के प्रति वो कितने संवेदनशील है। यह है संदेश हम लोगों का। जहां तक बात महाराष्ट्र में हम लोगों ने अपनी उपलब्धियों की बात की है, हमारे देश के, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आदरणीय नेता अजीत दादा पवार ने खास तौर से महिलाओं के लिए जो शुरुआत की है, हर महिला के खाते में 1500 रुपए आएंगे, किसानों को 7 हार्स पावर तक की जो छूट है वो दी जाएगी, बेरोजगार बच्चों के लिए उनको भी स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके अलावा जो विकास से संबंधित बातें हैं उनके ऊपर हम लोगों ने लगातार फोकस किया है। आज महाराष्ट्र की इकोनॉमी इस समय इस देश में सबसे बेहतर इकोनॉमी में से जानी जाती है। उसके पीछे कारण क्या है कि महायुति की सरकार ने अपने इस छोटे से कार्यकाल में सतत लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए और जो बेसिक जो सुविधाएं हैं उनकी बढ़ोतरी करने के लिए काम किया है। हमारा एजेंडा बहुत स्पष्ट है और इसी एजेंडे को लेकर हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं और उसको लेकर बहुत हम लोगों को जन समर्थन भी मिल रहा है। ठीक है, जहां तक बात आदरणीय राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, उनका अपना एजेंडा है, उस एजेंडे पे वो बात कहना चाहते हैं वो कहें, उसका जवाब हम लोगों के पास है। हम लोग अपना एजेंडा तय कर चुके हैं और यही कारण है कि महाविकास आघाड़ी के सारे लोग लाडली लक्ष्मी योजना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये वो एजेंडा है जिसके कारण अब उनको फिर से जीतना बहुत कठिन होगा। महेश चव्हाण जी, लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश में किस तरह से बीजेपी का क्लीन स्वीप किया था और वहां पर इसी तरह की जो योजना चल रही है उसके आधार पर इनका यह दावा है कि वहां पर भी एनडीए की किस तरह सरकार बनेगी, अपने कामकाज भी गिना रहे हैं। फिर कौन से मुद्दे होंगे जिस पर घेरेंगे आप लोग इन्हें? चित्रा जी, देखिए, पहली बात तो लाडली बहना योजना चुनाव के मुंह पर और 10 साल केंद्र में बीजेपी सत्ता में रहने के बाद और महाराष्ट्र में लगभग 7.5 साल सत्ता में रहने के बाद उनको ऐसा लगा कि हम लोग महिलाओं की स्थिति सुधार नहीं सके 10 साल में और 7.5 साल में। इसलिए जाते जाते महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उनको ये लाडली बहना योजना लानी पड़ी और वो भी जाते जाते चुनाव के मुंह पर। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरी बात, अभी आपने श्रीवास्तव जी को सुना होगा, उन्होंने क्या कहा कि हमारे अजीत दादा ने ये योजना लाई है महिलाओं के लिए, लेकिन यही तो मामला है। महायुति में झगड़े हो रहे हैं, इन पर विवाद हो रहा है कि ये योजना किसके नाम से ली जाए। अभी मुख्यमंत्री का नाम लिया ही नहीं जाता। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना ये है और इसके ऊपर इन पर वाद हो रहे हैं। इनमें कभी कभी मुख्यमंत्री बोलते हैं अजीत दादा को, अरे आपने बैनर लगाया उसमें मुख्यमंत्री वर्ड निकाल दिया। फिर अभी देवेंद्र फडणवीस जी कहते कि ये हमने लाई, चीफ मिनिस्टर कहते कि वो उन्होंने लाई, अजित पवार कहते कि ये इन्होंने लाई। कुछ भी कीजिए,
अगर आपके राज्य में आपको 10 साल में 7.5 सालों में महिलाओं की स्थिति सुधारने नहीं आई तो इस योजना से उसका कुछ फायदा नहीं होगा। लोगों को मालूम है, बहनों को मालूम है किसे वोट देना है और कौन उनका भला कर सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर बात हो रही थी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की, सावरकर जी की। छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर जी जो महान मतलब लोग हुए, ये किस वजह से हुए? क्योंकि उन्होंने जनता की, लोगों की जो सेवा की, जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए उन्होंने जो काम किए, उसलिए वो बड़े हो गए। तो अभी के जो नेता है वो उन पर बात करके राजनीति करते हैं तो वो गलत है। क्यों कर रहे हैं? उससे अच्छा अभी जनता के जीवन मान सुधारने के लिए, अभी लोगों का जीवन मान सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रयास करनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरी बात, मैं जवाब ले लेती हूँ। गुलाब चंद दुबे जी बहुत देर से हमारे साथ हैं, संदेश सेना के, सीधे उनका रुख करते हुए उसके बाद शहजाद जी मैं आ रही हूँ आपके पास। गुलाब चंद दुबे जी, सीधा सा सवाल है, ये जो मुख्यमंत्री के नाम से जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, अब आपके लिए तो बड़ी विकट स्थिति है। एक तरफ बीजेपी है, उसके बड़े नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा, अजित पवार गुट उनकी अपनी अलग महत्वाकांक्षा, तो शिंदे गुट कहां खड़ा है? जो सवाल इनकी ओर से खड़े किए गए हैं कि मुख्यमंत्री की योजना है लेकिन अजित दादा पवार चला रहे हैं, इस तरह का कैंपेन भी चल रहा है महाराष्ट्र में। इस शारदे नवरात्र के शुभ अवसर पे बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी चले बैठे हुए सभी बंधुओं को, साथ में आपको भी। मैं सीधे चित्रा जी आना चाहता हूं इन विषयों पे। ठीक है, मैं आपके बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर सावरकर, बाबा साहब आमटे, लोकमान्य तिलक, महात्मा ज्योतिबा फुले, नामदेव संत, इन जैसी सीमाओं में रह करके इनका अपमान करना ठीक नहीं है। ये मात्र महाराष्ट्र के नायक नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के कुल नायक हैं। जहां तक जिस ढंग से राहुल गांधी जी ने कोल्हापुर में आकर के छत्रपति शिवाजी महाराज का राग अलापा है, उन्हें कर्नाटक और मध्य प्रदेश देखना चाहिए। उस अपमान के लिए महाराष्ट्र सुसज्ज हो चुके हैं, उनको जवाब देगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। रही बात आपका मेरे ऊपर प्रश्न यह है कि इस समय शिवसेना कहाँ खड़ी है? शिवसेना वहीं खड़ी है जहां लोकसभा में खड़ी थी। जिस ढंग से हमारा स्टाइग्रेट, शिंदे गठ और शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना है जो खड़ी हुई और जो देश राष्ट्र महाराष्ट्र को अपना रूप और स्वरूप दिखाया, वहीं में हम खड़े हैं चित्रा जी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज हमारी किसी भी परियोजनाओं योजनाओं झगड़ा तो नहीं चल रहा है एनडीए में। सवाल यह है कि योजना मुख्यमंत्री के नाम से आए, उसका श्रेय लेने के होड़ में दूसरे लोग लग जाएं, तकलीफ तो होती होगी ना गुलाब चंद जी, इससे कैसे इनकार करेंगे आप? अब अगर मैं महेश चौहान जी की बातों को देखूं, उन्होंने जो अजित पवार गुट को लेकर बातें कही हैं वो तो सच है। उनका चुनावी कैंपेन चल रहा है, इसके लिए लोग बकायदा वहां पर रखे गए हैं, अलग अलग वीडियोज जिस तरह के अजित पवार के सामने आ रहे हैं, तो ये तकलीफ देह बात तो हो सकती है ना आपके लिए। और आशुतोष जी पूछ रहे हैं कि अजित पवार रहेंगे साथ में या चले जाएंगे? बिल्कुल हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ अजित पवार जी। बड़ा अन्याय हो रहा है, आप मुझसे हमारी महायुति रहेगी, हमारे युति में किसी प्रकार कोई संशय नहीं। वो हमारे चौहान साहब उस चीज का चिंता करें। ठीक है, हम लोगों का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है चित्रा जी। आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग सुसज्ज हो चुके हैं। इनके अंदर मतभेद है, ये चिंता करें, हम लोगों को किसी प्रकार की चिंता नहीं। ठीक है। आज बात जब छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आई, इन लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोलने का अधिकार नहीं। मैं जानना चाहता हूँ, देश से जानता हूँ, मैं देश को बताना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू स्वराज पर कल्पना की और राहुल गांधी जी छत्रपति शिवाजी के उनके ऊपर ये कह रहे हैं, जिसके लिए संविधान का ग्रंथ दिखा रहे हैं। संविधान का ग्रंथ रख करके लोकसभा में जनता को गुमराह कर चुकी, जनता अच्छी तरह जान चुकी। इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा में जनता गुमराह नहीं होगी। एक बार पुनः महायुति की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, और पुनः हम सत्ता में। संजना जी आप इसका जवाब दीजिएगा। शहजाद जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, मैं उनका जवाब ले लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल बीजेपी की ओर खड़े किए गए थे। आप जवाब दे दीजिए शहजाद जी, उसके बाद भी जा रही हूँ संजना जी। शिवसेना के मैं केवल 1 मिनट लेकर शहजाद जी को बोल लेने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। शहजाद जी को बोल लेने दीजिए फिर आप। जो ओरिजिनल नहीं होता संजना जी प्लीज। बार बार हम ओरिजिनल है बोलना पड़ता है, तो वैसे बात वो कर रहे हैं। चित्रा जी क्या तरीका है डिबेट का, क्या तरीका है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं संजना जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए, उनकी आवाज। संजना जी मैं आ रही हूँ आपके पास, आप जवाब दीजिएगा। बोलिए शहजाद जी, परेशान मत होइए, मेरे पास 8 लोग हैं, सभी को मैनेज करना है, प्लीज आप अपनी बात रखें। उन 8 में से 6 लोगों का जवाब मुझे देना है, तो मुझे भी तो समय दीजिए ना आप। बोलिए अब मैं एक एक करके जवाब देता हूं। ये जो बोल रहे हैं महायुति,
हाँ, महायुति में जो लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा अपने महाविभाजन अघाड़ी पर ध्यान दीजिए। उद्धव ठाकरे जी दिल्ली तक आए थे कि मुझे मुख्यमंत्री घोषित करो। क्या स्टेटमेंट था शरद पवार जी का और सुप्रिया सुळे जी का और नाना पटोले जी का? और नाना पटोले जी बाला साहेब थोरात के साथ बैठ जाए एक बार ठीक से, वही बड़ी बात और उपलब्धि होगी उनकी। किसने कैंडिडेट दे दिया था एमवीए के कैंडिडेट के खिलाफ और किसने सांगली में जिताकर उसको अपनी पार्टी में शामिल कर दिया था? छोड़ देते इस विषय को। आज आते छत्रपति शिवाजी महाराज पर जो देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा। वैसे तो यहां पर कुछ पैनलिस्ट इतिहास की किताबें लेकर आते हैं, पर उनको नहीं पता नेहरू जी ने क्या बोला था छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। मैं पढ़कर सुनाता हूं जी। शिवाजी, छत्रपति नहीं, शिवाजी के कुछ कृत्य जो कि एक ट्रेचरस किलिंग था बीजापुर जनरल का, किसका? अफजल खान के बारे में बोल रहे हैं। उसने उनको बहुत हमारे एस्टिमेशन में कमतर कर दिया। नेहरू जी 1934, सोर्स जवाहरलाल नेहरू ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री इलाहाबाद किताबिस्तान 1934 एडिशन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी बहुत कुछ लिखा है नेहरू ने। और मैं बोलता हूं वो छोड़ दीजिए। आशुतोष जी को दिखाइए जरा, यही सवाल पूछ रहे थे, किताब का नाम पूछना चाह रहे थे। सुनिए मेरी बात, उनके शहजादी की बात हो जाए, वो जो किताब के साथ सामने आए चित्रा जी। ठीक है, बोलिए शहजादी। किसी का नाम, मैंने किसी का नाम नहीं लिया चित्रा जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आप खामखा के आग मत लगाइए। कर्नाटका कांग्रेस ने विरोध किया था छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का। कांग्रेस पार्टी ने, आशुतोष जी पूछ रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस को नहीं, कांग्रेस पार्टी ने, अब आपने शहजाद जी आपने बात सुनी, मुझे पता है आप महाराष्ट्र से आते हैं और सारी बातें आप बोलना चाह रहे हैं। मैं यहाँ आग लगाने के लिए नहीं, बुझाने के लिए बैठी हूँ। लेकिन मेरा ये सवाल है, आशुतोष जी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को किताब का नाम बताना चाहिए था कि आखिर नेहरू ने शिवाजी का अपमान कहाँ किया, आपने उसका जवाब दे दिया। अरे मेरा तरीका सुनिए शहजाद जी, आप तय नहीं करेंगे, मैं तय करूंगी कि कैसे डिबेट संचालित होगा। प्लीज शहजाद पूनावाला जी, अगर आप मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। प्लीज शहजाद पूनावाला जी, उन्होंने कहा किताब और किताब के पृष्ठ का नाम बताइए। आप अगर नाम बता रहे हैं वो ऑन एयर नहीं है तो मैं कहूंगी ना कि आशुतोष जी को ऑन एयर जरा दिखा दीजिए। यही पूछ रहे थे, शहजाद उसका जवाब दे रहे हैं। आप बात को कहां से कहां लेकर गए? उनका चेहरा चमका दिया ऑनर। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। चेहरा तो आपका भी चमका रही हूं शहजाद जी, बोलिए। चेहरा आपका भी चमक रहा है, बोलिए। इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी मुझे लगता है बचना चाहिए। मेरी बात को प्लीज, ये देखिए महिला विरोधी, ये महिला विरोधी कोई बात नहीं, नहीं, ये आदत ठीक नहीं, ये महिला विरोधी टिप्पणी। आप चित्रा जी के ऊपर, आप चित्रा जी एंकर के ऊपर आप टिप्पणी करिए, ये तो गलत बात है ना। ठीक है, बोलिए शहजाद जी। शहजाद जी, मेरा मुद्दा भी आपने रखने नहीं दिया। शहजाद जी अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि इतना आतुर और अधीर होने की जरूरत नहीं है और व्यक्तिगत टिप्पणी मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। आप अपनी बात पर आइए। संजना जी प्लीज, संजना जी मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। शहजाद पूनावाला जी, मैंने अभी नेहरू ने क्या बोला है छत्रपति शिवाजी महाराज का सोर्स के साथ बताया है। उसके अलावा मैं बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था जब जॉर्ज के क्रॉस को हटाकर हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के साइन को नेवल एनसाइन में रखा। कर्नाटका कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का ऑन रिकॉर्ड विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी ने जब उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया, अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर रखा गया, जब औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर रखा गया, एनसीपी और कांग्रेस ने ऑन रिकॉर्ड आकर उसका विरोध किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी बताए उनका ऑफिशियल स्टैंड इन चीजों पर क्या है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जो कह रहे हैं ना छत्रपति शिवाजी महाराज आज की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, उन्होंने सावरकर जी के विषय में कहा कि सावरकर जी फंडामेंटलिस्ट थे और जिन्ना फंडामेंटलिस्ट नहीं थे। इसका प्रॉपर आंसर मुझे ना यूबीटी सेना से मिला, ना एनसीपी महेश चौहान जी से, शरद पवार फैक्शन से मिला कि क्या सावरकर जी के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणी दिनेश गुंडूराव ने की उस पर क्या स्टैंड है। तीसरी बात, संविधान की बात हो रही है तो संविधान का सबसे मेन पॉइंट था कि 370 हटाकर बाबा साहेब आंबेडकर जी का संविधान पूरे देश में लागू हो, जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ और यह यूबीटी सेना उसका समर्थन करती थी। आज एनसी और कांग्रेस ने उसका विरोध जम्मू कश्मीर में किया, उस पर भी यूबीटी सेना ने एक शब्द नहीं बोला। और चौथी बात, कम से कम हमारी स्कीम तो वो है जो 1500 रुपए महिलाओं को देती है। हमने वो स्कीम नहीं लाई है जिसमें कि टॉयलेट पर टैक्स लगाते हैं, उसका नाम आप राहुल गांधी पर रखिए। और आशुतोष जी, यदि आपको लगता है मैंने किसी महिला का यहां पर अपमान किया या जिसने भी ये टिप्पणी की, तो आज कांग्रेस पार्टी की रैली में दीपेंद्र हुड्डा के सामने सोनिया दुहन जो एनसीपी शरद पवार फैक्शन में रहती थी, उनको सरेआम छेड़ने की कोशिश की गई। और यह बेशर्मी से बैठे हुए कांग्रेस के और बाकी के प्रवक्ता ने एक ट्वीट उस पर नहीं किया, वो सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ नहीं बोला। और चित्रा जी, मैंने आप पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। आपको यदि आपका शो जो है सबको साथ में लाना है तो उसका नाम दंगल से बदलकर कुछ मंगल कर दीजिए।
दंगल से मंगल कर दीजिए फिर। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, दंगल से बदल के मंगल कर दीजिए। देखिए मुझे एक सेकंड आशुतोष जी प्लीज। मुझे नहीं लगता है कि शहजाद पूनावाला की इन हल्की बातों पर मुझे किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करनी चाहिए। आशुतोष जी नहीं, मुझे लगता है कि आप जब नेहरू जी के बारे में बातचीत करते हैं निश्चित तौर पर मैं उसको चेक करूंगा। मैंने चूंकि देखा नहीं, मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। दूसरी बात मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि गुरु गोलवलकर ने जो भारत के संविधान के बारे में टिप्पणी की थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी की क्या राय? उन्होंने कहा था कि और तिरंगे के बारे में कहा था कि ये तो अपशकुन है, इसको भारत के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर उनकी क्या राय है? वो तो ठीक है, लेकिन वो तो किताब और पृष्ठ के नाम के साथ आपको जवाब दे रहे थे। आपने सवाल पूछा था, शहजाद जी ने जवाब दिया। दुनिया को मालूम है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र जो है ये देश के लिए सबसे खतरनाक है, उसको हर हालत में रोकना चाहिए। अभी तो शिवाजी महाराज और पंडित नेहरू की बात हो रही थी ना, पंडित नेहरू और शिवाजी महाराज की बात हो रही थी। आपने सवाल खड़े किए, वो पृष्ठ के साथ आपको जवाब दे रहे थे। सरदार पटेल ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र का विचार एक पागलपन है। क्या हिंदू राष्ट्र आपने सवाल पूछा था, आपने सवाल पूछा था कौन सी किताब है, कौन सा पृष्ठ है, उन्होंने जवाब दे दिया, आपको मिल गया ना जवाब। इस्लामिक थियोलॉजी के रहते हुए हिंदू मुस्लिम एकता हो ही नहीं सकती है। अपने हिसाब से अम्बेडकर, ये तो अम्बेडकर ने भी कहा। थियोलॉजी की बात कही ना? नहीं थियोलॉजी तो इस्लामिक थियोलॉजी तो अरे भाई हिंदू राष्ट्र देश के लिए बहुत खतरनाक बात होगी। नहीं रोकने की जरूरत है, हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप तो आग लगा दिए, बाबा साहब अम्बेडकर तो देश को बर्बाद कर दिया। की बात है, राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को जातिवादी राजनीति को खड़ा कर रहा है, पागल विचार है, तो देश को बर्बाद कर दिया। मैं तो कह रहा हूं ना, सरदार पटेल ने कहा था हिंदू राष्ट्र की बात एक पागल विचार है। अब इन्हीं आरएसएस को सरदार पटेल ने कहा था ये देशभक्त संगठन है, सरदार पटेल देशभक्त संगठन है। सरदार पटेल ने बैन लगाया था, सरदार पटेल ने बैन लगाया था, सरदार पटेल को गिरफ्तार किया था, आपके लोग गांधी जी की हत्या के बाद। नेहरू ने कहा, लेकिन इस सारे मुद्दे पर फिर से चुनाव होंगे क्या? मेरा ये सवाल है। ठीक है एक सेकंड संगीत रागी जी, आशुतोष जी, लेकिन आप बार बार कह रहे थे कि नेहरू जी ने कहा अपमान किया, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं, तो उन्होंने जवाब तो दे दिया है ना आशुतोष जी। जो शहजाद पूनावाला कह रहे हैं मैं उसको जाके पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद मैं बात करूंगा। मैंने चूंकि नहीं पढ़ा इसलिए मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर। दूसरी बात क्या है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव न तो नेहरू के ऊपर होगा, न शिवाजी के ऊपर होगा, न सावरकर जी के ऊपर होगा। महाराष्ट्र का चुनाव इस पर होगा कि पिछले 5 साल के सरकारों ने क्या काम किया या काम नहीं किया। संगीत राहुल गांधी की जो बात शिवाजी पर थी, तो उसमें टिप्पणी नहीं कर सकते। वहां पे इस डिबेट में टिप्पणी नहीं कर सकते। शिवसेना के एक नेता है जो कहते हैं, ठीक है, ठाणे की रैली में पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को दे दें। हम बट गए तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। ठाणे की रैली में ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया है। आपको बताते चले कि आज नवरात्र का तीसरा दिन है। सुबह सवेरे जाके मां जगदम्बा की पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई। उसके बाद उन्होंने वहां पर नगाड़े भी बजाए, जो कि माना जा रहा है चुनावी मद्देनजर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो ताबड़तोड़ और वाशिम में जाकर आपको बताते चले कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। ड्रग्स रैकेट का सरगना कांग्रेस का नेता है, इस तरह से कई आरोप लगाए। और अब उनका ये कहना है सावरकर के अपमान पर वो चुप रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावरकर का नाम लेकर कहा कि सावरकर का जब भी अपमान होता है वो चुप रहते हैं। ठाणे की रैली में ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और सबसे बड़ा बयान, बटेंगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे। ये बहुत बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर निकलकर सामने आया है। संजना जी, इस पर जल्दी से आपकी टिप्पणी। पीएम के बयान। देखिए, बांटने के बाद कैसा जश्न होता है ये मोदी जी को और यहाँ के बीजेपी वालों को बताने की जरूरत नहीं। उन्होंने वही नींव बनाई है, तो उसका सामना भी उन्हें करना पड़ेगा। अभी अजीत दादा पवार के उनके गढ़ के नेता यहाँ पे बीजेपी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, योजनाओं के बारे में। मैं बता दूं, वाशिम में तो ऐसे हुआ है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसके ऊपर राय दी। अजीत दादा पवार गढ़ के आमदार को भी उनके प्रोग्राम में बुलाया नहीं गया है। तो एक जगह पे उनके अंदर भी क्या चल रहा है, जरा वो जाके देखिए। मैं कहना चाहूंगी कि 15 बोलिए आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, बोलिए। 15 लाख के 1500 हो गए। जीएसटी टैक्स ने लोगों की कमर तोड़ दी है। गैस सिलेंडर 400 से 1200 के ऊपर चला गया। 3 गुना भाव लोग दे रहे हैं एक सिलेंडर का, और ये बात कर रहे 3 सिलेंडर मुफ्त देने की। महिला सुरक्षितता के बारे में डबल इंजन ने क्या क्या काम किया है ये भी तो गिना रहे हैं संजना जी। फिर कैसे आप लोग वहां पर जवाब दे पाएंगे? ये बड़ा सवाल है ना।
और हिंदुत्व के मुद्दे पर यकीनन कई ऐसे मोर्चे रहे जहां पर कांग्रेस एनसीपी से उद्धव गुट की जुबान अलग रही, तो कैसे फेस करेंगे, यही तो बड़ा सवाल है विधानसभा में। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी ने की है कि सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा जो लेके जाकर लोगों की दिशा लोगों का। चलिए, वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। महाराष्ट्र की सियासत किस करवट बैठेगी देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन यकीनन शिवाजी के मामले को लेकर दोनों ही तरफ से आरोप